जैसे एल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और बेंजीन है, जिसकी मेन रिएक्शन कौन सी होती है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम जो एल्केन से शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप आ जाए या पूरी 12th में जो भी तुम ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हो, उनका मेथड यही है जो मैं अभी एल्केन के साथ शुरू करने वाली हूँ। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को या फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं तो पहली चीज होती है हाउ टू प्रिपेयर दैट कंपाउंड। तो पहले आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद आ जाती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे हैं जो एज इट इज एज ए फैक्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो पहली चीज, तुम्हें जब भी कोई टॉपिक इसका शुरू करो ऑर्गेनिक का, तो हमारा मेथड क्या होता है, पहले दिमाग में एक हेडिंग दिमाग में आने चाहिए कि हाँ अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कीन से अल्केन कैसे बनाया जाता है, अल्काइन से अल्केन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ अल्कीन इज द सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले, इधर बातें नहीं रुचित, सबसे पहले हम एक सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं कि ये अल्केन बनाना है, इसका सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है। तो हमारे दिमाग में सबस्ट्रेट है, जैसे अल्कीन से अल्केन बनाना है, अल्काइन से अल्केन बनाना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाना है, या एल्डिहाइड से अल्केन बनाना है, कीटोन से अल्केन बनाना है, ऑर्गेनिक हैलाइड से अल्केन प्रिपेयर करना है। जितने फंक्शन को दिमाग में आ रहे हैं, अल्कोहल से अल्केन कैसे बनाएंगे, अमीन से अल्केन कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे सबस्ट्रेट है। और सबस्ट्रेट से अल्केन बनाने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना, वो डालने वाली चीज क्या होगी, अटैकिंग एजेंट। तो ये सबसे पहला हमारे दिमाग में ये हेडिंग आना चाहिए कि हाँ ये है सबस्ट्रेट, इससे अल्केन बनाना है और ये अटैकिंग एजेंट है। ये अगर दिमाग में है, उसके बाद हम सोचते हैं मैकेनिज्म के लिए। मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज तुम्हारे पास है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, अब पूछा जाए इन तीनों में से किससे अल्केन बनाना सबसे ज्यादा इजी होगा या किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो रिएक्शन उसकी ज्यादा होगी जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो। तो वहां मैकेनिज्म काम आती है। पर पहला स्टेप, यू शुड नो व्हाट इज द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट से जब अल्केन बना रहे हैं तो क्या रिएजेंट हमने डाला। तो अभी जो मैं मेथड बताऊंगी ध्यान उस पर होना चाहिए कि हम किस सबस्ट्रेट में ले रहे हैं और क्या डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और हमारा पहला सबस्ट्रेट है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब एल्कीन है या अल्काइन है, उनसे अल्केन बनाना। ये है एल्कीन, और इससे अगर हम एल्केन बना रहे हैं इतने ही कार्बन वाला, तो तुमने इस प्रोसेस में क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया। तो ये मेथड का नाम क्या हो गया, बाय हाइड्रोजनेशन। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ही कम होते हैं, तो हमने हाइड्रोजनेशन कर दिया। अब हाइड्रोजन एक गैस है, अगर हम किसी कैटलिस्ट की सरफेस पे इसको ट्रैप कर लेंगे तो रिएक्शन फास्टर होती है। तो इसके हाइड्रोजनेशन में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए जा सकते हैं, निकल है या प्लैटिनम है या पैलेडियम। आगे भी तुम पढ़ोगे जहां भी हाइड्रोजनेशन होता है वहां ये तीनों में से कोई भी मेटल यूज की जा सकती है। ये मेटल कैटलिस्ट का काम कर रही है। ये क्या करती है, अपनी सरफेस पर इथीन को भी ट्रैप कर लेती है, हाइड्रोजन को भी ट्रैप कर लेती है। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अल्कीन को एक सरफेस प्रोवाइड करती है, नहीं तो गैसेस इधर उधर घूम रही हैं, अटैक करने के लिए कोई सरफेस चाहिए ना, तो वो सरफेस ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन टू गिव अल्केन। हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए कैटलिस्ट डाले जाते हैं। तो एक सरफेस पर इसने एल्कीन को ट्रैप कर लिया, ऊपर से हाइड्रोजन को खींच लिया, तो इसने दोनों को अपनी सरफेस पे ले लिया, दोनों मॉलिक्यूल पास आ गए और रिएक्ट कर गए। ठीक है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता, मतलब अल्काइन होता, तो एक नहीं
दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आते, सेम कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन एक नहीं 2 बार होती। पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता। और जो हाँ, अल्काइन में 2 रिएक्शंस होंगी। पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड पे फिर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और सिंगल बॉन्ड। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड हीट रिलीज्ड ऑन हाइड्रोजनेशन, heat released on hydrogenation is called heat of hydrogenation. इसका मतलब हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक है, इसका डेल्टा H है नेगेटिव। बताओ तो डेल्टा S क्या है? 2 गैसेस से एक गैस बन रही है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ड्रिवन है, इट इज एंथैल्पी ड्रिवन एंड एंट्रोपी अपोज्ड। सारी एडिशन रिएक्शन ऐसी ही है, एडिशन हो रहा है ना इसमें, तो सारे एडिशन रिएक्शन इसी कैटेगरी में आते हैं, एंथैल्पी ड्रिवन, एंट्रोपी अपोज्ड। ये स्लाइड लिखी सबने। अब यहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इट इज a criteria to compare stability of alkene. So heat of hydrogenation is inversely proportional to stability. So it is inversely proportional to hyperconjugation. Heat released on hydrogenation is inversely proportional to hyperconjugation. अगर हमें ये ऑर्डर चेक करना होता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, कि इथीन है, 1 ब्यूटीन है, प्रोपीन है, सिस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, और आइसोब्यूटीन है। तो जरा दिमाग लगाओ, हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या देखा था? हाँ, तो इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इसके अंदर 2 हाइपर कंजुगेशन है, इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन है, इसमें अब आगे तीनों में 6 है ना। तो इसमें मैंने कहा था इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर स्टेबल है। ट्रांस में वेंडरवाल फोर्सेस कम है क्योंकि बड़े ग्रुप दूर दूर हैं, सिस के अंदर बड़े ग्रुप आस पास हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का रिवर्स ऑर्डर हो गया।
तो हमारा हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि हाइड्रोजनेशन में कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, उसी से हीट निकल रही है। तो सबसे ज्यादा हीट कौन से डबल बॉन्ड पे एडिशन से निकलेगी? इथीन के, क्योंकि इथीन में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इट इज लीस्ट स्टेबल। जितना कम स्टेबल उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहला पार्ट ये दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब जैसे इथीन में एक डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजनेशन हुआ, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन होता है, तो 3 टाइम्स नहीं होती उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इट इज लेस देन 3 टाइम्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था कि इथीन का एक डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड हो तो जितनी हीट निकलेगी, बेंजीन में थ्योरेटिकली उसकी 3 टाइम्स निकलनी चाहिए थी, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, बट एक्चुअली हीट रिलीज विल बी लेस। उसका रीजन क्या है? बेंजीन स्टेबल है, और स्टेबिलिटी का रीजन है कॉन्जुगेशन। तो अगर कोई स्टेबिलिटी किसी भी वजह से आ जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है, राइट? क्लियर? अब जरा मैं 2 स्ट्रक्चर्स लिख रही हूँ, उसको देख के बताएं किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन तो होगा ही, चाहे वो ओपन चेन हो या रिंग। तो बताओ विच हैव हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? हाँ, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? वाई? यस, हाइपर कंजुगेशन कम है। इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन कितनी है? 4, जबकि इसमें क्या है? ये 4 और ये 3 and 3, 10 है। 10 हाइपर कंजुगेशन, इसमें सिर्फ 4 हाइपर कंजुगेशन। तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाउ टू चेक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? सबसे इजी मेथड एल्कीन या अल्काइन से एल्केन बनाने का, हाइड्रोजनेशन हुआ, और ये लिख लिया सबने? अब क्या है कि अगर मान लो चले आगे, तो अगर सपोज हम ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये एडिशन एल्कीन स्टेज पर रुक जाए। वैसे तो इसमें पहले एक हाइड्रोजन ऐड होता है, अल्कीन बनता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड होता है और अल्केन बन जाता है। अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं निकल की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन एंड तक जाती है, मतलब एल्केन तक जाती है। बट अगर हम चाहें कि इसको बीच में रोक दें तो हमें जो कैटलिस्ट डाला है उसकी पॉइजनिंग करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, कैटलिस्ट एक रिएक्शन को एक स्टेज तक कैटालाइज कर रहा है, तो अगर उसमें पॉइजनिंग कर दें तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अब हम यहाँ कैटलिस्ट को अगर पॉइजन कर दें तो देन दिस रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट एल्कीन स्टेज। तो अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पॉइजनिंग करनी पड़ेगी कैटलिस्ट की,
तो एक कैटलिस्ट आता है जिसमें पैलेडियम कार्बन है ऑन बेरियम सल्फेट सपोर्ट है। हम क्या करते हैं, पैलेडियम कार्बन का जो पाउडर है उसकी कोटिंग कर देते हैं बेरियम सल्फेट के ऊपर। बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, इसकी सॉलिड सरफेस पर इसकी कोटिंग कर देते हैं। या फिर इसकी जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं इन प्रेजेंस। एक तो पहले हमने कैटलिस्ट को थोड़ा सा एक्टिवेट कम कर दिया बेरियम सल्फेट डाल के, फिर उसमें डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, पॉइजनिंग कर दी क्यूनोलिन से। अब एक क्यूनोलिन क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें पिरिडीन के साथ एक बेंजीन लग गई है, लिक्विड होता है। तो हमने क्या किया, पहले तो हम सिर्फ पैलेडियम कार्बोनेट डाल रहे थे या सिर्फ पैलेडियम ही डाल रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, उसको सपोर्ट बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर की कोटिंग कर दी, ऊपर से मीडियम में क्यूनोलिन डाल दिया पॉइजनिंग करने के लिए, और अब इसका हाइड्रोजनेशन करवाया। इस पूरे कैटलिस्ट को हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। वेल नोन कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन की दो स्पेशलिटी है। सबस्ट्रेट समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड था, अटैकिंग रिएजेंट हाइड्रोजन था, इन प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन पैलेडियम कार्बन या बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। होता क्या है, सुने जरा ध्यान से, कि जैसे ही इस पे हाइड्रोजन ऐड होता है, एक तो हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड होता है, ये एडिशन सिन एडिशन है, लिखना बाद में, सुनो पहले। और हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिला वो सिस एल्कीन मिला। कैटलिस्ट की सरफेस पर सीधा हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है सेम साइड से, सिस एल्कीन मिला। और जैसे ही सिस एल्कीन बना, ये इस कैटलिस्ट की सरफेस से डिटैच हो गया। मतलब कैटलिस्ट में पॉइजनिंग करने के बाद, बेरियम सल्फेट पे डालने के बाद इसकी अफिनिटी इस प्रोडक्ट के लिए नहीं रही। अगर हम ये सब ना करते तो अल्कीन बनने के बाद भी वो कैटलिस्ट की सरफेस पे ही पड़ा रहता, फिर उस पर फिर हाइड्रोजन ऐड होता, फिर जैसे ही अल्केन बनता तब वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिटैच हो जाता और मीडियम में आ जाता। लेकिन अब क्या हुआ, अल्कीन बनते ही वो कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो गया, अब इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन रुक गया। तो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका सिन एडिशन हुआ और हमें अगर सिस ट्रांस आइसोमर उस एल्कीन में है तो हमें मेजर क्या मिलेगा, सिस एल्कीन मिला। लेकिन अगर सपोज हाइड्रोजन का एंटी एडिशन होता तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता, ट्रांस। इस तरह से दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में ऐड होते। अब इसके लिए हमारी कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। इसके लिए हम लेते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया ले, ये कैटलिस्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट है। सोडियम तो हमेशा ही तुम्हें पता है रिएक्ट करता है। तो अगर हम हाइड्रोजनेशन सोडियम लिक्विड अमोनिया में करते या लिथियम लिक्विड अमोनिया, ग्रुप 1 का कोई भी मेटल, तो हाइड्रोजनेशन एंटी एडिशन होता और ये भी रिएक्शन अल्कीन स्टेज पर रुक जाती, आगे नहीं जाती। तो ये है पार्शियल हाइड्रोजनेशन के दो टिपिकल एग्जांपल, एक लिंडलार कैटलिस्ट के साथ जो सिस एल्कीन तक रुका, दूसरा सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ जो कि ट्रांस एल्कीन तक रुका। तो पहले तो ये लिख लीजिए, ये कैटलिस्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। बताऊंगी इसकी मैकेनिज्म। ये तो कैटलिस्ट ही है। जब हम कैटलिस्ट लिखते हैं ना, बस उसकी सरफेस पर एक सरफेस प्रोवाइड करता है, उसकी सरफेस पर अल्काइन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऐड हुआ, जैसे ही ऐड हुआ अल्कीन बनते ही वो सरफेस से बाहर निकल गया, क्योंकि हमने कंडीशन चेंज कर दी थी। अगर खाली पैलेडियम कार्बन होता या खाली पैलेडियम भी होता
तो ये एल्कीन बनने के बाद भी वहीं पड़ा रहता, और हाइड्रोजन को फिर वो जगह मिल जाती है अटैक करने के लिए, फिर हाइड्रोजन इमीडिएट अटैक करता और एंड में जाके कहाँ पहुंच जाता था, एल्कीन। नहीं, इसके लिए ये चाहिए ना, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चाहिए। और एंटी एडिशन के लिए सोडियम लिक्विड अमोनिया चाहिए। ये आ जाती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब एक टिपिकल स्टीरियो आइसोमर हमारा सेलेक्टिविटी हुई उसके लिए, जैसे इस रिएक्शन में सेलेक्टिविटी कौन से स्टीरियो आइसोमर के लिए हुई, ट्रांस। लिंडा कैटलिस्ट से किसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी हुई, सिस। एनसीईआरटी में तुम्हारे सिर्फ ये लिंडा कैटलिस्ट वाली रिएक्शन दी हुई, ये वाली नहीं दे रखी है, एंटी एडिशन वाली। पर वहां कंडीशन होगी, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस एल्कीन टू ट्रांस, स्पेशली लिखा हो ट्रांस, तो हमें फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया ही लिखना पड़ेगा। और ये जो सोडियम लिक्विड अमोनिया वाला है ना, ये वाया इंटरमीडिएट होता है। कैटलिस्ट वाले में तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। कैटलिस्ट की सरफेस आई, वहां अल्कीन आया, ऊपर से हाइड्रोजन आया और ऐड हो गया, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। वन स्टेप मैकेनिज्म जैसे कहते हैं, कुछ इसी तरह की होती। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें सोडियम लिक्विड अमोनिया का मैकेनिज्म बताती हूँ। अभी +1 में मैकेनिज्म की इतनी जरूरत नहीं है, पर जस्ट ये एक मैकेनिज्म इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि हाँ, इसमें ट्रांस ही क्यों बना था, ऐसी क्या खासियत थी। सिस के लिए तो हमने बता दिया, एक सरफेस है जिसपे एल्कीन है, ऊपर से कोई चीज आएगी तो एक ही साइड से आएगी ना, ऊपर से आई और अटैच होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ दूसरा, यहाँ सोडियम लिक्विड अमोनिया कैटलिस्ट नहीं है, वो तो रिएक्टेंट है। वो कैसे रिएक्ट कर रहा है जरा देखिएगा। ये अल्काइन है, इसमें हमने दोनों तरफ आर लिख देते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन है। ये होती भी नॉन टर्मिनल में है। नॉन टर्मिनल का मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सोडियम डाला, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सोडियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। बॉन्ड बनाने के लिए जगह चाहिए ना, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इस कार्बन पर डॉट आ गया, पर दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जहां गए वहां चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ एक अजीब इंटरमीडिएट बना है, रेडिकल अनायन नहीं, और ये दोनों अनायन ऑपोजिट साइड में ही होंगे क्योंकि सेम साइड में तो ये रिपेल करेंगे। रेडिकल अनायन है और ये विनाइलिक भी है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कहते हैं, तो ये विनाइलिक रेडिकल अनायन बना, जिसमें ये दोनों ऑपोजिट ही रहेंगे, सेम साइड में आएंगे तो रिपेल करेंगे। और सोडियम किसमें चेंज हो चुका है, Na पॉजिटिव। मैकेनिज्म ना हमें एक विजन देते हैं ऑर्गेनिक को समझने के लिए। एक मैकेनिज्म करने के बाद ना तुम प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं ये रिएक्शन कैसे हुई हो। तो चाहे मैकेनिज्म पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर वो हेल्प करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगला स्टेप, अमोनिया के साथ साथ मतलब सोडियम के साथ साथ हमने अमोनिया भी डाली। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनो, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और अमोनिया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज
इज अ बेस फॉर अमोनिया, क्योंकि अमोनिया कार्बन नेगेटिव से वीकर बेस है, तो उसके सामने कार्बन नेगेटिव अगर आ जाए तो ये एसिड बनना शुरू कर देती है। मतलब अमोनिया के कंपैरिजन में सी नेगेटिव इज अ बेटर बेस। तो अगर अमोनिया के सामने बेटर बेस आ गया तो अमोनिया स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एसिड और अपना H+ आयन उसको दे देगी। तो जैसे ही इसमें अमोनिया के कांटेक्ट में आया, जहां नेगेटिव चार्ज था उसको अमोनिया ने अपना हाइड्रोजन दे दिया, और अमोनिया H+ आयन देने के बाद किसमें चेंज हो गई, NH2 नेगेटिव में, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaNH2। ऊपर सोडियम था, अब NH2 नेगेटिव आया, अब ये क्या बन गया, NaNH2। तो तुम यहाँ ये तो नहीं कह सकते, बात है नहीं इधर, तुम यहाँ ये तो नहीं कह सकते कि सोडियम अमोनिया कैटलिस्ट है, वो तो रिएक्टेंट है। ये सेकंड स्टेप पता चल रहा है। सबसे पहले सोडियम ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, डॉट आया, पाई इलेक्ट्रॉन आगे गए, वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत कम रिएक्शन है जहां पर ये रेडिकल अनायन बनते हैं, ये रेडिकल अनायन बन गया। फिर अनायन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो बेस की तरह बिहेव करेगा अमोनिया के सामने। अमोनिया ने अपना H+ आयन दिया, H+ आयन दे के अमोनिया पे NH2 नेगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम से कंबाइन हो गया। अब ये सिर्फ क्या रह गया, इट इज ओनली रेडिकल, दूसरा इंटरमीडिएट रेडिकल बना। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो ये घूम तो सकते नहीं है, जैसे प्लेस्ड है वैसे ही रहेंगे। सना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते नहीं है हम, ऑर्गेनिक में जो भी बॉन्ड होता है ना सीधा ही लिखते हैं उसको। अब सोडियम के पास फिर एक इलेक्ट्रॉन है, ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इस बार 2 इलेक्ट्रॉन आते ही कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और सोडियम फिर से Na पॉजिटिव। ये फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया इसको फिर क्या दे देगी, अपना हाइड्रोजन। पर इस बार जो हाइड्रोजन आया ऑपोजिट है आया ना, क्योंकि प्लेस्ड ही ऑपोजिट था वो, और इसका फिर से क्या बन गया, NH2 नेगेटिव। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल NaNH2 के बने, और ये हाइड्रोजन का सोर्स कौन था, अमोनिया। अगर तुम इस पूरी प्रोसेस में अमोनिया ड्यूटीरिएटेड ले लेते, होती है ना हाइड्रोजन के मतलब आइसोटोप जो ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरिएटेड अमोनिया लेते, तो एंड में जो हमें एल्कीन मिलता उसमें भी दोनों H की जगह क्या होता है, ड्यूटीरियम। ये है मैकेनिज्म कि हमने अमोनिया की जगह ND3 ले लिया NH3 की जगह, तो हमें लास्ट में ड्यूटीरिएटेड कंपाउंड मिला। ये है इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म। और लिखना बाद में, सुने जरा एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट विल नॉट बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कार्बोकेटायन नहीं बनाया, नहीं, रेडिकल भी बना, अनायन भी बना, रेडिकल अनायन भी बना, पर कार्बोकेटायन नहीं बना। तो इस तरह से मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट बने। लिख लीजिए रिएक्शन, वैसे इसको बर्च रिडक्शन भी कहते हैं। अभी ये नाम जानने की जरूरत नहीं है अभी, पर जो नेम तुम्हें पता होने चाहिए बता दूंगी। लास्ट स्टेप में अमोनिया ने फिर से अपना H इसको दे दिया, यहाँ पर एक डॉट है, सोडियम पड़ा हुआ है मिक्सचर में, सोडियम फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और एक डॉट और आते ही ये क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब आई थिंक तुमने देख के पता चल गया होगा कि इसके पास ट्रांस बनने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। अगर कन्वर्जन स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस अल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाए या इस अल्काइन से सिस एल्कीन बनाए, तो हमें कंडीशन में हाइड्रोजन के साथ एक बार लेनदार कैटलिस्ट तो सिस बनेगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस।
हम यहाँ पर ना मिक्सचर में ही सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल रहे हैं, तो हमने प्रिडिक्ट किया ऐसे ऐसे हुआ होगा, एक साथ डाल दिया हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया, अपने आप ये प्रोसेस चलती गई और यहाँ आकर रुक गई, क्योंकि ट्रांस एल्कीन स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल है इसलिए आगे रिएक्ट नहीं करते, इस पे ट्रांसफर इजीली नहीं होता, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, ये स्टेबल है आगे रिएक्ट नहीं कर पा रहा, यहीं से उसको सेपरेट कर लेंगे और हमें ट्रांस एल्कीन मिल गया। हाइड्रोजनेशन यहाँ हुआ ना जब अमोनिया डाली थी, पहला शुरू जहां से हुआ, रेडिकल बना जहां से, यहां तक क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, लिख लिया ना सबने। अब अगर ये लिखने पहले, एक बार ये रिएक्शन के मैकेनिज्म दिमाग में बिठाएं, पढ़े देखें जरा एक एक स्टेप, सामने लिख लिया जिन्होंने, 1 मिनट दें इस रिएक्शन को देखने में। एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करें कैसे हुआ होगा। हो गए तीन इंटरमीडिएट। पहला कौन सा था? रेडिकल। दूसरा कौन सा है? रेडिकल। पहला रेडिकल था या रेडिकल अनायन था? रेडिकल अनायन था। दूसरा रेडिकल था। तीसरा अनायन था, कार्बन आयन। 3 इंटरमीडिएट बने थे। अगर सपोज ये टर्मिनल एल्काइन होता, सुने ध्यान से, टर्मिनल एल्काइन का ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इतना तो पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, फिर हाइड्रोजन एसिडिक है। और जैसा तुम 10th तक पढ़ते आ रहे हो, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस एसिडिक हाइड्रोजन, पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा? रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो ऊपर वाली मेटल होती हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देती हैं। तो यहाँ तुम सोडियम डाल रहे हो, रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम के साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया का मिक्सचर डाला, उस रिएक्शन से पहले ही क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देके बाहर निकाल देगा एज ए हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही सोडियम डाला, दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड और ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जैसे कि तुमने 10th में पढ़ा है कि HCl के साथ सोडियम की रिएक्शन करवाएं तो सोडियम का NaCl बन जाता है और जो H डिस्प्लेस हुआ वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाता है। तो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस एसिडिक हाइड्रोजन, और जो टर्मिनल एल्काइन है उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ऑब्वियसली ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एंड दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इजंट इट? जहां सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसने हाइड्रोजन को +1 से 0 में चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो अब देखें इसमें वो पिछली वाली रिएक्शन तो हुई नहीं, इसमें पिछले वाली रिएक्शन ही नहीं हुई। तो इसका मतलब ये जो ट्रांस एल्कीन वाली रिएक्शन थी ये कब पॉसिबल थी? अगर ये नॉन टर्मिनल एल्काइन होता। मुझे बताओ पहले तो ये पॉइंट समझ में आया? लिख लीजिए। कि why with the terminal alkyne and with sodium liquid ammonia will not get alkene, alkene मिला ही नहीं क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक था। In terminal alkyne, hydrogen attached to sp carbon is acidic. In terminal alkyne, hydrogen attached to sp carbon is acidic, and it is displaced by reactive metal like sodium. It will be displaced by reactive metal like sodium.
बट अगर यहाँ पर भी R होता, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, फिर इसकी रिएक्शन वही ट्रिपल बॉन्ड पर जैसे पहले बताई थी उस तरीके से होती। इन दिस केस हाँ, तो हमें यहाँ लास्ट में क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन मिला, विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन। रादर ये टेस्ट भी है कि मान लो हमने सोडियम डाला और एकदम से गैस बनना शुरू हो गई, एफरवेसेंस आने शुरू हो जाएंगे ना हाइड्रोजन के, कंबस्टिबल गैस है, तो पता चल जाता है कि टर्मिनल एल्काइन ही होने वाला है। बिकॉज ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ये सारे चेंजेस हुए। हाँ जी, लिख लिया। हाइड्रोजन एसिडिक होता है जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच्ड हो, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, फ्लोरीन के साथ अटैच्ड हो, किसी भी हैलोजन के साथ अटैच्ड हो, या sp कार्बन से अटैच्ड हो। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। sp3 की सबसे कम, sp2 की थोड़ी ज्यादा, sp की सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये कार्बन है, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उससे थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सिंगल बॉन्डेड। उससे ज्यादा ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन विद नाइट्रोजन, क्योंकि आगे एन आ गया ना। फिर इससे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड, फिर उससे ज्यादा फ्लोरीन के साथ अटैच्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। सो यहां तक अगर अटैच्ड हो तो उसको क्वाइट एसिडिक मानते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। बाकी और फैक्टर भी होते हैं, इक्विलिब्रियम करेंगे ना तब तुम्हें एक पूरा टॉपिक है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये पहला मेथड हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाने का समझ में आया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से एल्केन। और हमने यहाँ देखा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक रोकने के लिए हमारे पास मेथड है। ठीक है, चले आगे। लिख लिया सबने, कर लें नोट कर लें। और इतना तुम्हें पता है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं एक पीरियड में, या न्यूक्लियोफाइलिसिटी की बात करते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन है, जैसे यहाँ तक नेगेटिवली चार्ज है, तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो इनमें सबसे अच्छा बेस होगा ना, सी विद नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा बेस होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। अमोनिया से भी अच्छा बेस होगा। जीओसी यहाँ यूज होने वाली है रिएक्शंस में, जहाँ इंटरमीडिएट बनेंगे। बार बार जीओसी तुम्हें बताया ना मैंने, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब तक जीओसी तो हर जगह आएगी ही सही।
ठीक है, अब यहां तक आ गया ना समझ में हाइड्रोजनेशन? तो एक क्वेश्चन का आंसर दे मुझे। हमारे पास ये 2 डबल बॉन्ड है और इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करना है 1 मोल। वी हैव टू ऐड, ऐसे लिखा हुआ है 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करना है। 2 तरह के डबल बॉन्ड है, कौन से डबल बॉन्ड पर ये हाइड्रोजन ऐड होगा? सोचो जरा 1 मिनट लगा के, पर मुझे आंसर सही चाहिए। रिंग के बाहर वाला या रिंग के अंदर वाला, कहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा? हाँ पुष्कल बताओ जरा। वी हैव 2 डबल बॉन्ड, हमें 1 ही मोल हाइड्रोजन ऐड करना है। इस वाले पे? हाँ क्यों होगा इस वाले पे? बिल्कुल सही बताया तुम। मैंने अभी हाइड्रोजनेशन में स्टेबल के हाइड्रोजनेशन की रेट का ऑर्डर क्या बताया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है? 3 है और एक ये 1 है, 4 ही है। और जो रिंग के अंदर है इसमें भी 4 ही है। किसकी हाइपर कंजुगेटेड ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाले की। प्राइमरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो पहले हाइपर कंजुगेशन फिर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो अब बताओ रिंग में या रिंग के बाहर? रिंग के बाहर वाला क्या है? इंटरमीडिएट। एक सेकेंड, मैं तुम्हें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ उसको। ये लो, ये तो बता ही सकते हैं। डबल बॉन्ड से अटैच्ड, एक सेकेंड, ये अब बताओ, ये भी डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल, इस डबल बॉन्ड के साथ भी मिथाइल। तो अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। 2, 2 4 और एक ये 3। इस बार इसकी हाइपर कंजुगेशन क्या है? ज्यादा है, 7 है। ऊपर वाले की तो कम है, तो इसका मतलब जो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ वो रिंग के बाहर वाले पे ऐड होगा, यहां पर ऐड होगा ना। एक H यहाँ ऐड हो जाएगा और एक यहाँ ऐड हो जाएगा। ये रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि इसकी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। अगर सेम होती तो फिर वो स्टेबिलिटी और हाइपर कंजुगेशन पर जाता। तो कौन सी जगह पर हाइड्रोजन ऐड होने वाला है सबसे पहले, वो ये चीज से पता चलता है। स्टेबिलिटी जिसकी कम, उसका हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। अब ये 3 डबल बॉन्ड है, सबसे पहला हाइड्रोजनेशन कहाँ होगा बताओ? 3 डबल बॉन्ड है, कहां पर हाइड्रोजन सबसे पहले ऐड होगा? थर्ड पे ऐड होगा ना, क्योंकि 1 और 2 दे आर इन कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन में है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो थर्ड पर सबसे पहले हाइड्रोजन ऐड। तो ये तरीका है हाइड्रोजनेशन की रेट चेक करने का, और कहां पर होने वाला है वो भी। 1 and 2 डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वाली चीज स्टेबल होती है। अब तो सबको पता चल गया होगा कॉन्जुगेशन का मतलब, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब आते हैं हम सेकेंड सबस्ट्रेट पर। पहला सबस्ट्रेट एल्कीन अल्काइन था, सेकेंड सबस्ट्रेट
लिख लिया सबने? सेकेंड सबस्ट्रेट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या बना रहे हैं अभी हम? एल्केन बना रहे हैं। पहली बार हमने एल्कीन अल्काइन से एल्केन बनाया था। हाँ जी, इधर कोई डाउट है? तो एल्कीन अल्काइन से एल्केन बनाया था, इस बार हम बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड से एल्केन। RCl से RH, ये बनाना है। कई तरीके हैं हमारे पास हैलाइड से एल्केन बनाने के। इसमें पहला मेथड है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और ये है वाया फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट via formation of Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके थ्रू कुछ भी बना सकते हैं। नोबेल प्राइज मिला था इसकी डिस्कवरी, ग्रिग्नार्ड के नाम से ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम पड़ा इसका। मतलब इसके थ्रू किसी भी फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब है क्या ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल नेम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही हुआ ना, RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। केमिस्ट्री में एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं। हाँ जी, इधर क्या हो रहा है? कुछ मोबाइल पड़ा है नीचे, क्या पड़ा है? मोबाइल है? नहीं नहीं, है किसकी? स्विच ऑफ करो ना उसको। 100 कॉल का इंतजार कर रहे थे। हाँ, इधर देखो, स्विच ऑफ तो कर सकते हैं ना। कर देते हैं। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जब मेटल और ऑर्गेनिक पार्ट के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो। हाँ जी, इधर हो सब। जब मेटल और अल्काइल के बीच, ऑर्गेनिक पार्ट के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो, तो इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, पूरी बुक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को, मतलब इतने सारे कंपाउंड बन चुके हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड व्हेन द ऑर्गेनिक पार्ट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देख लीजिए, when organic group is directly attached to metal, when organic group is directly attached to metal, तो ये कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है, इसमें एक कार्बन आयन स्टोर्ड है। देखो जरा ध्यान से, जो R मेटल के साथ अटैच्ड होगा, तो मेटल तो पॉजिटिव होती है, तो उसके साथ वाले R पे चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव। तो इसकी जितनी भी रिएक्शंस है ना ऑर्गेनोमेटालिक की, दे आर वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। ये कुछ एक पॉइंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड। एक तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनसे बनने वाला इंटरमीडिएट विल ऑलवेज बी अ कार्बन आयन।
मान लो कहीं अल्काइल लिथियम होता, लिथियम भी तुम्हें पता है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, अल्काइल लिथियम होता तो इसको भी हम इसी कैटेगरी में लेते, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। और यहाँ भी कार्बन पर चार्ज क्या होता, नेगेटिव। सोडियम तो नहीं बनाता ना ऐसा बॉन्ड, सोडियम तो सारे आयनिक कंपाउंड बनाता है, लिथियम बनाता है। याद करो डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम का किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ। सो इस तरह के कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी लिथियम में भी होती है, राइट? यहां तक आया समझे? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुने कि अगर किसी जगह कार्बन विद नेगेटिव चार्ज हो तो ये बेस की तरह भी एक्ट करेगा, जैसे अमोनिया में लोन पेयर है तो यहाँ भी एक लोन पेयर है विद नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट पूरा है। इसके अलावा ये एक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज अ बेस, अभी अभी मैंने ऑर्डर लिखवाया था तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इट इज अ बेस। तो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एक्ट एज ए बेस, और बेस तो ये बहुत ही पावरफुल है। कहीं भी इसको हाइड्रोजन मिल जाए, H पॉजिटिव मिल जाए, तो सबसे पहले वो उसको ही लेगा सर। बेस उनको भी कहते हैं विच है मोर अट्रैक्शन फॉर H प्लस आयन, बेस OH नेगेटिव को बेस कहते हैं क्योंकि H प्लस आयन के लिए अट्रैक्शन है उसमें। तो इट इज ए पावरफुल बेस एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर H प्लस आयन। कहीं भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिले तो सबसे पहले वो बेस की तरह ही एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में। ये बेस इसलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। जो मैंने अभी ऑर्डर लिखवाया था ना उसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन विद नेगेटिव चार्ज था। तो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत जल्दी H के साथ बॉन्ड बना लेता है। हो गया? तो चलिए अब ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर आते हैं। ये है अल्काइल हैलाइड। अगर इसमें मैग्नीशियम डालें और मीडियम ड्राई ईथर ले लें, ड्राई ईथर मतलब मॉइस्चर फ्री ईथर, उसमें मॉइस्चर ना हो, तो ये मैग्नीशियम R और X के बीच में आ जाता है। मैग्नीशियम R और X के बीच में आ जाएगा कुछ इस तरह से। मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, तो R पर नेगेटिव चार्ज और इस X पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X पे गए तो R को दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दे दिए, तो R पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, X पे माइनस चार्ज, और ये सब आपस में बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। फजान रूल, मैग्नीशियम में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है लिथियम और मैग्नीशियम दोनों में, तो ये क्या करेंगे आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना देंगे और ये बन गया ग्रिग्नार्ड रीजन। तो जब भी हम, तुम्हें याद यही रखना है कि RX विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम R और X के बीच में आ जाता है। हाँ बोलो। अगर मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन R को दिए, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन X पे चले गए और मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन R को मिल गए, तो R पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और X पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बदले में मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। अब ये +2 चार्ज एक तरफ से R को पकड़ेगा, एक तरफ से X को पकड़ेगा, और ये बना देगा ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, इस बॉन्ड को बनाने में R ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, पर इसको मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसको -1 चार्ज आ गया ना। X ने इस बॉन्ड को बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन दिया था अपना, एक और मिल गया, तो X पे भी नेगेटिव, R पे भी नेगेटिव, मैग्नीशियम पे +2। अब ये सारे मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये बन गया ग्रिग्नार्ड रीजन। बट स्टिल ग्रिग्नार्ड रीजन में एक R नेगेटिव स्टोर्ड है ना, वो R नेगेटिवली चार्ज तो अभी भी है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है अभी R की तरफ जा रहे हैं, R पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेप, ग्रिग्नार्ड रीजन बना कैसे, अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रीजन बना। इधर ये स्टेप आया समझ में, देख लिया सबने? अब ये जैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजन बना, ड्राई ईथर के अंदर ये स्टोर्ड है, मतलब इसमें ये रिएक्ट नहीं करता। जब हमें इसको रिएक्ट करवाना हो तो इसमें वाटर डाल देंगे। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था
कि ग्रिटना रीजन का जो R है दैट इज द पावरफुल बेस। ये क्या करेगा, वाटर में से H को खींच लेगा। इस R ने क्या किया, ध्यान से देखें इसके एक एक स्टेप को। R ने वाटर में से H को खींच लिया। जब इसने H को खींच लिया तो क्या बन गया, ये अल्केन और मैग्नीशियम के साथ वाटर का OH आ गया। ये बन गया ना RX से RH। तो हमने हमारे दोनों स्टेप मिलाकर देखें तो पहले स्टेप में क्या हुआ, RH प्लस मैग्नीशियम RMgX, दूसरे स्टेप में RMgX में वाटर डाला, RH बन गया। तो हम हैलाइड से अल्केन बनाना चाह रहे थे, बन गया। ईथर मीडियम की तरह लेते हैं, नहीं तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। ग्रिटना रीजन को स्टोर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिएक्टिव बहुत होता है। तो ईथर जो है उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, ड्राई का मतलब मॉइस्चर फ्री है, तो हम बना के रख देते हैं इसको। जब अल्केन बनानी हो हम इसमें से कुछ निकालते हैं ग्रिटना रीजन का मिक्सचर और उसमें वाटर डालते हैं, डालते ही अल्केन बनना शुरू हो जाता है। जहां भी हेलोजन है उस जगह पर H आ जाता है। हाँ जी प्लीज इधर। सो तुमने डायरेक्ट नहीं बनाया, हैलाइड से सीधा अल्केन नहीं बना, पहले दो स्टेप आए ना। पहले स्टेप में हैलाइड से ग्रिटनाट बना, फिर ग्रिटनाट से दूसरे स्टेप में अल्केन बना। हाँ जी हो गया। इधर देखिए सबने। इधर देखें, हमने लिया ये 2-क्लोरोप्रोपेन, इसमें डाला मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, बस मीडियम ही है। तो पहले स्टेप में क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, Cl के आगे जोड़ देंगे मैग्नीशियम, ये बनेगा। फिर अगले स्टेप में इसके अंदर वाटर डालेंगे तो ये MgClOH ये निकल जाएगा, रेस्ट इज अल्केन। और हमारी कन्वर्जन हो गई 2-क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन। कहने का मतलब हेलोजन हटा के हाइड्रोजन लाना, यही किया हमने। तो समटाइम्स यू कैन राइट दिस रिएक्शन लाइक दिस। सुने जरा एक मिनट, हम यहाँ एरो के ऊपर दो स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मतलब ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरा स्टेप किया वाटर, और ये फाइनल प्रोडक्ट। तो कई बार पूरी रिएक्शन लिख के ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 और 2 का मतलब जब पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई फिर हमने दूसरी रिएक्शन करवाई तो नंबर लिख देते हैं फिर उस पर। ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, इकट्ठे डाल दिए, इसका मतलब एक साथ ही हो रहा है। जैसे इससे पहले सोडियम लिक्विड अमोनिया साथ ही लिखा था ना, मतलब दोनों एक साथ काम आ रहे हैं। ऑर्गेनिक्स में ना रिएक्शन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं में है कि नंबर लगा दो, अगर नंबर नहीं लगाया जाता गलत होता है, क्योंकि ग्रिटना रीजन बचता ही नहीं वाटर की प्रेजेंस में। ये ग्रिटना रीजन है ना पहला वाला। पहले स्टेप में ग्रिटना रीजन को बनाना है हमें, दूसरे स्टेप में ग्रिटना रीजन के अंदर वाटर डालना है। हाँ लिख दो तो भी ठीक है, मेन तो हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ही देख रहे थे ना।
अब यहाँ लिख लिया सबने? अगर तुम यहाँ वाटर की जगह डीओडी हैवी वाटर लिखते, हैवी वाटर है ना डीओडी, तो क्या बनता? हाँ, 1 क्लोरो के साथ भी वही होगी। मेन बात है जहां क्लोरीन है बस वो हट जाएगा, उसकी जगह एच आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ डीओडी डालते तब ये MgCl के साथ OH की जगह क्या जाता? OD। और ये जो ग्रेटनाडिजन का कंपाउंड था उससे उसकी जगह क्या आ जाता? D आ जाता। मैं आगे लिखवाती हूँ रिएक्शन। हाँ, ये कर दिया। तो ये है, हमने ये कंपाउंड लिया CH2Cl, इसमें मैग्नीशियम ड्राई ईथर डाला, जहां पर CH2 है वहां MgCl आ गया, और इसके आगे हमने इसमें हैवी वाटर डाल दिया। तो MgCl इस बार OD को लेके निकल जाएगा और ड्यूटीरिएटेड अल्केन मिल जाएगी। जहां से मैग्नीशियम निकला वहां D आ जाएगा। सो वाटर की जगह हैवी वाटर भी डाल दो तो भी रिएक्शन हो जाती है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि हेलोजन की जगह हाइड्रोजन लाना है या ड्यूटीरियम लाना है वाया ग्रेटनाडिजन। जहां हेलोजन है वहां मैग्नीशियम पहले इंसर्ट हो गया, उसके बाद जब हमने उसमें एसिडिक चीज डाली, चाहे वाटर ही डाला हो, तो भी उसका H वहां चला जाता है। और तुम सोचो अगर यहाँ एसिड HCl वगैरह डाल देते थे तो और भी जल्दी H आता। नहीं, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन डाल दो ये रिएक्शन हो जाएगी। लिख लिया रिएक्शन? वो बिल्कुल अलग अलग है, उसको नहीं कंपेयर कर सकते हम। जब सेम रिएक्शन है उसमें कर सकते हैं, प्लीज। हाँ, लिख लिया तुमने कि नहीं अभी? अब सपोज, हाँ हो गया ना, सबने लिख लिया? अगर मान लो ये बेंजीन होता और उस पर क्लोरीन लगा होता और हम मैग्नीशियम डालते, ईथर करते, क्या होता? बेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाता? मैग्नीशियम। अब इसके अंदर अगर हम मिथेनॉल डाल रहे हैं, बिल्कुल जैसे मान लो इसके साथ अगर हम वाटर डालते तो MgCl किसके साथ जाता? OH के साथ, और H बेंजीन पे आ जाता, तो बन गया ना क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। सिर्फ अल्केन ही नहीं, कई जगह, मतलब तुम्हें क्लोरीन हटा के H लाना है तो ये तरीका है। चाहे वो कहीं भी लगाओ, क्लोरीन रिंग पे लगाओ, ओपन चेन में लगाओ। अब इधर भी क्या होगा? MgCl के साथ क्या जाएगा? OCH3। और जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ बेंजीन पे आ जाएगा। तो देखो जरा, ये कन्वर्जन नहीं हो गई क्लोरोबेंजीन से बेंजीन? तो तुम्हें दिमाग में क्या चीज बिठानी है? हाउ टू रिप्लेस क्लोरीन बाय हाइड्रोजन वाया ग्रिटनार्डी। और ये कंडीशन मतलब दिमाग में परमानेंटली इम्प्रिंट हो जानी चाहिए, हैलाइड टू अल्केन। और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है रिएक्शंस को इमेजिन करना। ग्रिटनार्ड रीजन वाली रिएक्शन, ग्रिटनार्ड वेल नोन कंपाउंड है,
अब तो याद हो ही गया होगा। इसका मतलब तुम अल्कोहल डाल दो, तुम वाटर डाल दो, कोई एसिड डाल दो, उन सब के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट से क्या चीज मिलती है? एल्कीन। चले आगे, देख लिया सबने? अगर ये लिथियम होता, अगर हम लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते तो ये मैग्नीशियम की तरह ही बिहेव करता। एक Cl को लेके LiCl बना देता और R के साथ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, क्योंकि लिथियम का एक ही कंपाउंड आयनिक होता है, वो है फ्लोराइड, बाकी सब कोवलेंट होते हैं। और ये जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, जब इसमें हम वाटर डालते तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह यहाँ भी लिथियम OH के साथ LiOH बना देता, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और अल्केन बन जाता। तो मैग्नीशियम और लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ भी प्रूव हो रहा है। पर सोडियम होता तो रिएक्शन किसी और ही ट्रैक पे जाती। अगली मैं सोडियम के साथ ही बताने वाली हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट रिएक्शन है वो। लिथियम बिहेव्स लाइक मैग्नीशियम। लिथियम से भी हम अल्केन बना सकते हैं। लिथियम की अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएं और ऑर्गेनोमेटालिक अल्काइल लिथियम बना, इसको कहते भी अल्काइल लिथियम ही है। और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अल्केन तक पहुंच जाएगा। तुम्हें तो पता है पहला मेंबर हमेशा अबनॉर्मल बिहेवियर करता है, याद है? अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, वो अपने फैमिली मेंबर से रिजेंबल नहीं करता, डायगोनल वाले से रिजेंबल करता। नहीं, हमने तो लिथियम डाला, मतलब 1 ग्राम भी डालेंगे तो उसमें कितने सारे एटम होंगे ना, एवोगैड्रोस नंबर तो 1 मोल में होता। हमने कहा यूज 2 होंगे, एक हैलाइड के साथ 2 लिथियम यूज होंगे। अगर ये 1 मोल है तो उसके लिए 2 मोल लिथियम यूज होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल RCl का 2 मॉलिक्यूल लिथियम के साथ यूज होगा। 1 मोल में मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना, मतलब किस रेशो में रिएक्ट करेंगे? मोल्स में करते थे ना 1:2 रेशो, तो 1:2 रेशो में रिएक्ट करते। मैग्नीशियम के साथ 1:1 रेशो में रिएक्ट कर रहा है। RCl एक मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, पर लिथियम के साथ 1:2। क्वेश्चन तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का होगा, रिएक्शन ये वाली होगी। तो रिएक्शन लिखना आना चाहिए ना, जैसे मैंने मोल में बताया था कि वो रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में आगे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये 1:2 में रिएक्ट कर रहा था, पहले वाला मैग्नीशियम वाला 1:1 में रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम इंसर्ट हो गया था बीच में। लिथियम तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना। तो चलिए, अगर ये सोडियम होता तो क्या होता? विद सोडियम, ये वेल नोन नेम रिएक्शन है और तुम्हें ये नेम पता होना चाहिए। इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इट इज वुड्स रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? देखिए जरा, अल्काइल हैलाइड जब सोडियम से रिएक्ट करेगा बिल्कुल डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। ये रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब जरा रिएक्शन लिखना बंद करो और सुनो ध्यान से। ठीक है, हम यहाँ ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड और सोडियम से रिएक्ट करवा रहे हैं। मीडियम वही ड्राई ईथर। तुम्हें पता है सोडियम एक्सप्लोड कर जाता है एयर में, ईथर में कोई रिएक्शन नहीं करता।
ईथर के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, रिएक्टिविटी भी ईथर की कम है। तो ईथर में क्या रिएक्शन हुई, ये दो मॉलिक्यूल के साथ इसने 2 Cl ले लिए, 2 NaCl बन गया और बचे हुए मिथाइल मिथाइल कंबाइन हो गए। तो यहां पर हमें क्या मिला, हायर एल्केन। मिथाइल लिया तो इथेन, इथाइल लेते तो ब्यूटेन, ब्यूटाइल लेते तो ऑक्टेन, डबल हो जाते हैं। तो ये हायर एल्केन बनाने का रिएक्शन था। और ये कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म बताती हूँ, अभी लिख लीजिए। वुड्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर हायर एल्केन। तो इससे मीथेन नहीं बना सकते, है ना, डबल ओके बनेगा। Wood's reaction of alkyl halide with sodium to give higher alkane. जहां से क्लोरीन लगा हुआ है ना, वहीं से वो डबल हो जाएगा, एक वाला मॉलिक्यूल एक वाला मॉलिक्यूल। तो अगर तुम्हारी कन्वर्जन होती मिथाइल क्लोराइड से मीथेन, तो तुम ग्रिकनार्ड वाला रूट लेते ना, मिथाइल क्लोराइड से मीथेन, सेम कार्बन वाला एल्केन, तो हम ग्रिकनार्ड डाल के रिएक्शन करवाते। लेकिन अगर तुम्हारी कन्वर्जन होती हाउ टू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू इथेन, तो तुम्हारा रूट कौन सा होता, वुड्स रिएक्शन। ठीक है। जैसे कि मैकेनिज्म अभी बताती हूँ मैं। अगर मान लो ये वाला हैलाइड है और उसमें सोडियम डालेंगे, तो ऑब्वियस है 2 मॉलिक्यूल इसके यूज होने वाले हैं। बताओ जरा कौन सा एल्केन मिलेगा, लिख के देखें तो, लिखें जरा। ये 2 क्लोरो, ये देखो यहां से निकल गया और बाकी सबको जोड़ दो, देखो जरा क्या बनता है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल हो रहा है। तो पहले तो तुम्हें 2 क्लोरो प्रोपेन लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाओ। फिर जहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है वहीं से तोड़ दो उसको और उसके 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन कर दो। ये यहां से बॉन्ड तोड़ा और इधर से तोड़ा, बाकी जो बचा उसको कंबाइन कर दिया, ये निकाल दिया, बाकी क्या बचा, जो बचा उसको लिख लिया यहाँ पर, ये जो भी बचे वो लिख लिए। इसमें तो सिस ट्रांस है ही, सिंगल बॉन्ड है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहां से ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है। अब इस रिएक्शन को एक और तरह से भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो कैसे, हाँ जी ये लिखिए ना। अब जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ तो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है, एन अल्काइल हैलाइड एन अल्काइल ब्रोमाइड, मान लो ऐसे लिखा, अल्काइल ब्रोमाइड an alkyl bromide on reaction with an alkyl bromide on, इधर इधर क्वेश्चन लिखो जरा, on reaction with sodium dry ether gives hexa 1,5-diene, hexa 1,5-diene. Identify alkyl halide. Identify alkyl bromide.
तुम जैसे रिएक्शन करवाते हो उसको लिख के फाइनल प्रोडक्ट जरा इमेजिन करो, यही बनना चाहिए था। और अभी ये जो बना वो क्या है, प्लीज जरा क्वेश्चन जो बता रही हूँ उसको सुने ध्यान से। अभिषेक कुछ बोला है मैंने अभी, पता चला क्या बोला है? ये एक अल्काइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ हायर एल्केन दे रहा है, और ये जो कंपाउंड है वो है हेक्सा 1,5 डाइन। पहले तो हेक्सा 1,5 डाइन का स्ट्रक्चर लिखो, लिखो जरा, हेक्सा 1,5 डाइन। वुड्स रिएक्शन में आर डबल हो रहा है, तो तुम जरा इसको एग्जैक्टली हाफ करके देखो आर क्या है, यही है ना? तो समझ में आया? आरसीएल कंबाइन होकर आर आर दे रहे हैं, तो हमने जो फाइनल प्रोडक्ट था उसका स्ट्रक्चर लिखा, उसको एग्जैक्टली बीच में से हाफ किया, तो आर पता नहीं चल गया हमें? व्हाट इज आर? अलाइल, इसको अलाइल कहते हैं ना, तो आइडेंटिफाई हो गया ना क्या है अलाइल, अल्काइल ब्रोमाइड क्या है? अलाइल ब्रोमाइड। नहीं समझ में आया? तुमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया, सोडियम डाला और उससे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट शुड बी आर आर डबल, तो हमारा जो कंपाउंड हमने लिखा है एग्जैक्टली यहां से डबल हो रहा है। इसका मतलब ये जो आर ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? दिस वन। तो हमारा आंसर क्या हुआ? इट इज 3 ब्रोमोप्रोपीन। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ना, या इसको कह सकते थे हम अलाइल ब्रोमाइड, क्योंकि तुम्हें पता है इस ग्रुप को अलाइल कहते हैं। इट इज अलाइल ब्रोमाइड। तो वुड्स रिएक्शन की ये एप्लीकेशन भी है, कई बार प्रोडक्ट का नाम देके रिएक्टेंट पूछ लेते हैं। ये आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा तुम्हें इस क्वेश्चन से, कि हमें मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है, सोडियम डाईथर, सोडियम डाईथर कंडीशन देखते ही पता चल जाना चाहिए वुड्स रिएक्शन थी, और प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे, बीच में से एग्जैक्टली हाफ करेंगे, वो वाला पार्ट हमें ओरिजिनल हैलाइड से मिलने वाला। ठीक है, चलें आगे। अब अगर हमें इथेन बनाना है, ये सबने लिख लिया ना, लिखना बंद करें। अगर हमें इथेन बनाना है तो हमने मिथाइल ले लिया, ब्यूटेन बनाना था हमने इथाइल ले लिया, है ना, वेरी सिंपल। अगर हमें हेक्साइल बनाना था, हेक्सेन बनाना था, तो 3 कार्बन वाला हैलाइड ले लिया। बट व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन, ऑड नंबर वाले एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 2 अलग अलग हैलाइड लेने पड़ेंगे, है ना। अगर प्रोपेन बनाना है तो हमें एक मिथाइल लेना पड़ेगा और एक इथाइल लेना पड़ेगा, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। प्लीज जरा इस रिएक्शन को लिखें बाद में और समझ लें, बातें बंद करें, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें। इस रिएक्शन में क्या होगा, इसने सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, तो इसका जो मिथाइल है वो डॉट आ गया और Cl नेगेटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिले ना, एक इधर से एक इधर से। सामने देखिए प्लीज, एक इधर से आया एक इधर से आया, 2 क्लोरीन, 2 नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर आ गए। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल, 2 है ना सोडियम के, फिर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो यहां बन गया इथाइल डॉट। ठीक है, ड्राई ईथर तो जैसे हम यूज कर रहे थे वैसे ही है। अब क्या पॉसिबिलिटी हुई, इसका इथाइल इस इथाइल से मिथाइल और ये इथाइल कंबाइन हो गए, दोनों के पास एक एक डॉट था और उसको यूज करके उन्होंने ये बॉन्ड बना लिया, प्रोपेन बन गया। लेकिन ये सारे रेडिकल मिक्सचर के अंदर ही पड़े हुए ना, तो ये नहीं हो सकता मिथाइल के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते। तुम्हारे पास अगर मान लो 0.001 ग्राम भी है तो भी काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ इतने सारे ये डॉट होंगे, और ये डॉट जब कंबाइन होते हैं, इफ मिथाइल मिथाइल कैन कंबाइन, तो इसने क्या बना दिया, इथेन। अगर इथाइल इथाइल आपस में कंबाइन हो जाता तो वो क्या बना देता,
ब्यूटेन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते तो क्या बनाते? प्रोपेन। एक के साथ दो फ्री मिल रहे हैं, है ना। मिथाइल मिथाइल भी कंबाइन हो सकता है, इथाइल इथाइल भी कंबाइन हो सकता है, मिथाइल मिथाइल इथाइल भी कंबाइन हो सकता है। सो यू विल नॉट गेट वन एल्केन। हमें क्या मिला? मिक्सचर ऑफ एल्केन। सो दिस मेथड इज नॉट suitable to prepare alkane with odd number of carbon, क्योंकि odd number of carbon में हमें एक odd number of carbon में हमें एक अल्केन नहीं मिलने वाला, हमें 3 अल्केन मिलने वाले, क्योंकि जो रेडिकल बने ऑल आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, उनके बीच में कोलिजन हो रही है। हम ये थोड़ी स्पेसिफाई कर सकते हैं नहीं मिथाइल इथाइल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो जहां भी उसको डॉट मिल जाए उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। सो अगर दो यूनिट मिथाइल मिथाइल के कोलाइड हुए तो इथेन बन जाएगा, इथाइल इथाइल के कोलाइड हुए तो ब्यूटेन बन जाएगा, जब मिथाइल इथाइल हुए तो प्रोपेन बन जाएगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। सो लिख लीजिए, in case of odd carbon alkane you will get mixture of 3 products। लिख लीजिए, this method is not suitable, पहले तो ये heading लिखो, this method is not suitable to prepare, this method is not suitable to prepare alkane with odd number of carbon, this method is not suitable to prepare alkane with odd number of carbon like propane, pentane, as in that case 2 different alkyl halides will be required, as in that case 2 different alkyl halides will be required, 2 different alkyl halide will be required, which will give mixture of 3 alkane, 2 different alkyl halide will be required which give mixture of 3 alkane। इवन कार्बन वाला जब अल्केन है फिर तो हम एक ही हलाइड लेके काम कर सकते हैं और उसमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन की ये वाली है कि ऑड कार्बन के केस में हमें सिंगल नहीं 3 प्रोडक्ट, हमारा कंपाउंड भी तो वेस्ट हो गया ना। हम चाह रहे थे प्रोपेन, जबरदस्ती ये 2 भी बन गए, उसमें कितना सारा हलाइड वेस्ट हो गया, जो हमें नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है। सो लिखिए सबने। अब यहाँ एक और चीज ध्यान से देखें, हम जब वाटर लेते हैं एज ए मीडियम, इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री समथिंग पॉइंट समथिंग होता है, और अगर ये अल्कोहल है तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मिथाइल आ गया है, बॉन्ड पे रिपल्शन हो। ईथर में तो दोनों तरफ आ रहा है,
जैसे मिथाइल है, मान लो इधर भी मिथाइल होता है या जो भी कोई आ रहा है, तो इसका बॉन्ड और बड़ा हो जाता है अराउंड 111 डिग्री। याद करो इधर बेंट मॉलिक्यूल है, वेक्टर सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा उतना उसका वेक्टर सम कम हो जाएगा। अगर बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते तो ये जीरो डायपोल मोमेंट हो जाता। तो अगर इसमें डायपोल या पोलैरिटी की बात होती तो ये ऑर्डर होता, ये लेस पोलर है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन तो एसिडिक होता ही नहीं है। इन दोनों में ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन है। यही रीजन है कि हमने यहाँ ईथर प्रेफर किया इन रिएक्शंस में, क्योंकि पोलैरिटी कम से रेडिकल रिएक्शन होती है। याद करो रेडिकल रिएक्शन की एक कंडीशन, लेस पोलर मीडियम फेवर रेडिकल रिएक्शन। तो ईथर का इसीलिए एक अच्छा मीडियम है, क्योंकि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता और ऊपर से इसकी डायपोल मोमेंट भी कम होती है, तो केमिकली ये लेस रिएक्टिव है। एक मीडियम की कंडीशन यही होती है ना कि रिएक्टिविटी कम हो, ये ना हो भी अपनी रिएक्शन शुरू कर दे। तो इसीलिए इस रिएक्शन में हमने ईथर को एज ए मीडियम लिया। लो डायपोल मोमेंट है, लो पोलैरिटी है, रेडिकल रिएक्शन को फेवर कर सकता है, ऊपर से इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं। इसीलिए सोडियम को ईथर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। सोडियम कैन बी स्टोर्ड इन ईथर। ऑर्डर है डायपोल मोमेंट जो है ना, वेक्टर सम, जितना ये एंगल कम होता है उतना वेक्टर सम ज्यादा आता है। सीधा हो जाएगा ऐसे तो जीरो नहीं हो जाएगा डायपोल मोमेंट, वेक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ईथर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम है। पढ़ते हो ना फिजिक्स में भी, जितना वेक्टर सम है, जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा उतना वेक्टर कैंसिल होने लग जाएंगे। स्ट्रेट चेन हो जाए तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। अब ये तो थी वुड्स रिएक्शन, पढ़ लिया हमने, सब कुछ कर लिया। अब मान लो कुछ ऐसा दिया होता, इमेजिन करो इसमें क्या होता अगर सोडियम ड्राई ईथर डालते। हाँ जरा सोचो, दिमाग में दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता था। आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन। ऑनलाइन भी बता सकते हैं। अपने दिमाग में ना मैकेनिज्म वाला पार्ट रखो। जहां से क्लोरीन निकलती है वहां क्या आता है, डॉट। दोनों क्लोरीन अगर निकल गई, ये डॉट, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, पास में है, ऐसे बॉन्ड नहीं बना सकते, बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बना लिया। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती कि एक क्लोरीन निकला, यहां डॉट आया और ये आपस में कंबाइन होके ऐसे जुड़ जाएं, यही है ना। बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है इसके कंपैरिजन, यहाँ तो विद इन द मॉलिक्यूल है, पास पास ही पड़े हुए हैं, तो इनके बीच में शेयरिंग करने के चांसेस ज्यादा है ना। सो दिस विल बी द मेजर वन। तो इट्स अ टाइप ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का ही एक फॉर्म है कि Cl निकला, डॉट आया, इधर का भी Cl निकल जाए, और दोनों Cl हैं तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी एक जैसी है ना, एक साथ दोनों टूट सकते हैं। तो ये वाला भी टूटा, ये वाला भी टूटा, दो डॉट थे, बीइंग इन विसिनिटी इमीडिएट बॉन्ड बना ले। तो ये एक बाईसाइक्लिक, दो रिंग वाला कंपाउंड बन गया। तो ये वुड्स रिएक्शन में कई सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि ये बताई ना। इसके चांसेस कम है, इतना सारा मिक्सचर पड़ा हुआ है, मिक्सचर में एग्जैक्टली ऐसे ही बॉन्ड बनाए, इसके चांसेस कम है ना, प्रोबेबिलिटी कम है उसकी। जसलीन ये साइक्लिक ऐसे बना, जैसे ये Cl और ये Cl अगर दोनों एक साथ निकलते, एक डॉट यहाँ आता, एक डॉट यहाँ आता, तो ये डॉट आपस में शेयर नहीं कर सकता, कर सकता है ना। तो बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से दो रिंग जुड़ गई बीच में। हाँ जसलीन समझ में आई।
अब एक और चीज देखिए, अगर ये एक टर्शरी हैलाइड है तो उससे टर्शरी रेडिकल बनेगा। अगर कोई टर्शरी रेडिकल हो, इसको भी लिखे ना, सुने जरा ध्यान से। मान लो कोई टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी रेडिकल बनाए। अब रेडिकल स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता था, लिखना बंद और सुने जरा ध्यान से। अगर ये स्टेबल होने के लिए या तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते, एक तो टर्शरी कार्बन सराउंडेड बाय 3 मिथाइल, फिर दूसरा भी टर्शरी कार्बन सराउंडेड बाय 3 मिथाइल, क्राउडिंग है। ये कार्बन एग्जैक्टली इस तरह से हिट हो, उसके चांसेस कम है। स्टेरिक इफेक्ट, जिसको हम सीधा सा एक वर्ड लिख देते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से इस बॉन्ड के बनने के चांसेस थोड़े कम है। तो दूसरा केस क्या कर सकता है ये, प्लीज ध्यान से देखें। whenever there is tertiary radical, एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये क्या बना देगा, एल्कीन, जो कि बहुत ही स्टेबल है। एक H डॉट निकाल के ये एल्कीन बना देगा। इसकी कितनी हाइपर कंजुगेशन तुम्हें पता है ना, इस कंपाउंड की स्टेबल होती है 3 ऊपर से प्राइमरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबल एल्कीन बना देता है। तो दिस इज द साइड प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, कि अगर कहीं रेडिकल जो बना वो टर्शरी है तो ये डाइमराइज होने की बजाय, डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए, उसके कंपैरिजन में ये मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन वाला देने लग जाता है। उसमें से एक H डॉट निकल जाता है और वो एल्कीन बना देता है। पर एल्कीन तभी बनेगा अगर वो काफी स्टेबल बन रहा हो, और यहाँ तो इट इज क्वाइट स्टेबल। तो एक और लिख लीजिए। और ये ऐसा इस रिएक्शन में नहीं, जितनी भी केमिस्ट्री में तुम रिएक्शन करोगे जहां रेडिकल बना है और अगर वो रेडिकल टर्शरी है तो डेफिनेटली वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, क्योंकि टर्शरी रेडिकल में ऐसे H डॉट निकाल के एल्कीन बनाने की टेंडेंसी होती है। वहां पर डाइमराइज होने की, RR कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी कम और एल्कीन बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो लिख लीजिए, टर्शरी अल्काइल रेडिकल, स्टेटमेंट लिख लो पहले, टर्शरी अल्काइल रेडिकल prefer to form alkene. It prefers to form alkene by losing H dot, by losing H dot, instead to form RR, instead to form higher alkane, instead to form higher alkane RR. RR बनेगा भी तो बहुत कम अमाउंट में बनेगा। Instead to form higher alkane, that is RR. R क्या है, टर्शरी, ये भी क्या है, टर्शरी। दो टर्शरी कंबाइन हो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, अल्कीन बनाने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए। तो जहां कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन उसी ट्रैक पे जाएगी। ये वुड्स रिएक्शन आई थिंक समझ में आ गई होगी। कुछ लिमिटेशंस थी, एक क्वाड कार्बन वाली, दूसरी ये वाली लिमिटेशन थी कि अगर टर्शरी कार्बन पर डॉट होता तो फिर एक ट्रैक पे चला जाता, अल्कीन बना देता, जो हमें चाहिए भी नहीं था। हम तो चाह रहे थे कि RR कंबाइन। फिर हमें कोई और मेथड ढूंढना चाहिए था इस केस में, कि अगर हम टर्शरी वाले अगर एक कंपाउंड बनाना चाहते तो हमें कोई और रिएक्शन सर्च करनी चाहिए। ऐसी रिएक्शंस कहीं आएंगे आगे, ठीक है। अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन आज की, हैलाइड में आयोडाइड होता है ना। तो ये है रिएक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। हमेशा ये मिक्सचर लिया जाता है, रेड फॉस्फोरस HI का मिक्सचर। HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बॉन्ड बहुत वीकर होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो देखिए इधर
हाँ, हैलाइड में हम आयोडाइड की रिएक्शन कर रहे हैं, अल्काइल आयोडाइड। ये है अल्काइल आयोडाइड। अगर हम अल्काइल आयोडाइड में HI डाल दें, रुक जाए जरा 2 मिनट, देख लें रिएक्शन। हाँ जी, पीछे इधर। तो हमने HI डाला, साथ में रेड फॉस्फोरस डाला, अराउंड 150 डिग्री पे इसको हीट कर दिया। तो क्या हुआ, यहां से ये आयोडीन और आयोडीन I2 मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी क्या बचा, RH एल्केन। यहाँ रेड फॉस्फोरस का काम क्या था, हीट करने पर रेड फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्ट करता है और PI3 बना देता है। जब भी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हट जाए तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली किधर जाती है, फॉरवर्ड। तो यहाँ इसका काम था ये PI3 बनाना, और उसके बाद PI3 को सेपरेट करके अगर हम इसमें वाटर डालते तो हमें फिर से HI मिल जाता, रीजेनरेट हो जाता। तो रिएक्शन बाकी क्या बचता, 3 OH और 1 P, H3PO3 ये बन जाता। तो रेड फॉस्फोरस डालने का पर्पस ये है, वो एक सेपरेट है कि हमने रेड फॉस्फोरस क्यों डाला, रिएक्शन में तो HI यूज हो रहा था ताकि आयोडीन रीयूज हो सके, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी, RI प्लस HI, रेड फॉस्फोरस के साथ हीट किया, आयोडीन की जगह H आ गया। तो आयोडाइड से एल्केन बनाने का एक मेथड ये भी है। एंड लिसन, ये रिएक्शन सिर्फ आयोडाइड ही नहीं, सुनना ध्यान से, इधर अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, इन सब में HI डालने से एल्केन बनता है। कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, सेम कार्बन वाला एल्केन बना दो, एसिड हो। ये रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है, रेड फॉस्फोरस HI, आयोडाइड प्लस ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, all when react with HI and red phosphorus give alkene। तो पहले ये रिएक्शन लिख लो RI के साथ। आयोडीन को हटाने के लिए हमने यहाँ फॉस्फोरस डाला, फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्ट किया, PI3 बना, PI3 में वाटर डाला तो 3 आयोडीन और 3 HI बना देंगे, एंड रेस्ट इज POH3, जिसको हम H3PO3 भी लिख सकते थे, एसिडिक है। हाँ, 3HI, 3HI और H3PO3। तो जरा लिख लें जरा जल्दी से रिएक्शन। ये रिएक्शन टिपिकल आयोडाइड के लिए, एक आयोडाइड एक HI 1:1 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, HI तो लेंगे आयोडाइड के अलावा, मैं बताती हूँ अभी, चलिए ये लिख लो। ये रिएक्शन लिख लिया सबने? हाँ, हो गया। अब सुने ध्यान से, अदर देन आयोडाइड, प्लीज अभी लिखना नहीं है, सुने ध्यान से। अदर देन आयोडाइड, अगर ये अल्कोहल होता, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इसमें से इस O को ले लेगा, O को लेके ये बना देगा वाटर। तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, ये O निकला, बाकी क्या रहेगा यहाँ RH। अब आयोडीन भी कितना बन गया, 1I2, हो गई रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस HI तो लिख ही दिया हमने, 150 डिग्री के अराउंड हीट किया। सो अल्कोहल में क्या किया, लिसन, अल्कोहल में क्या किया इसने, अल्कोहल का एक O निकाल लिया, उस O के साथ वाटर बनाया, तो 2 HI वहां यूज हुए, अल्कोहल का H वापस R को मिल गया, और इधर आयोडीन बाहर निकल गया। तो ये था अल्कोहल से अल्केन बनाना। एक सेकेंड रुके, मान लो ये अल्कोहल है, ठीक है, अब इसमें HI डाला, क्या होगा, फिर से ये वाला O निकलेगा, और बाकी क्या रह गया, प्रोपेन, और ये O
क्या किस में चेंज हो गया? वाटर में, और बाकी आयोडीन हो गई रिएक्शन। तो लिख लीजिए अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो HI के साथ अल्केन बना देगा। मतलब तुम्हें क्या करना है, अल्कोहल की O हटा देनी है बस। तो लिख लीजिए इधर, हाँ लिखो जरा क्या कर रहे हो। बट तुमने रेशो देखा 1:2 रेशो में, 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का, 2 मॉलिक्यूल HI। आयोडाइड के साथ 1:1 में, यहाँ 1:2 में। अब मोल कॉन्सेप्ट की लगाना है तो हमें रिएक्शन की बैलेंसिंग पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। तो अब तुम खुद मुझे बताओगे HI कितने यूज होंगे। ये है एल्डिहाइड, HI हीटिंग, एक O को हटाना है, और A को हटने के बाद इस कार्बन CH को 2 हाइड्रोजन और चाहिए। तो बताओ कितने HI यूज होंगे। एक O को हटाना है, एक O जाएगा, 2 हाइड्रोजन लेगा, वाटर बना देगा, O निकल गया, अब बचा CH। CH को और कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 और चाहिए। तो HI कितने यूज होंगे? 4 यूज होंगे ना। इसने क्या किया, एक O हटाया, H2O बनाया, फिर 2 H दिए, RCH3 बन गया, और आयोडीन कितने बन गए? 2I2। तो पता चल गया ना। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें 1:4 रेशो में ये रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि कितने मॉलिक्यूल एक के लिए यूज हो रहे हैं? यहां भी यही होने वाला है ना, एक O को निकालना है और 2 हाइड्रोजन को लाना है। तो अगेन 4 HI विल बी रिक्वायर्ड। तो बीच वाले कार्बन पर जहां से O निकलेगा वहां 2 H आ जाएंगे, और एक वाटर बन जाएगा, और 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अल्केन में चेंज हो गए ना, विद रेड फॉस्फोरस एंड HI। पता चल रहा है। एक O वाटर की फॉर्म में जा रहा है तो उसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, और O निकलने के बाद बचा हुआ CH है, उसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए। तो टोटल 4 HI हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे। अब हाँ उसी R पे लग, इसी के साथ लग जाएंगे ना। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कितने HI चाहिए होंगे। ध्यान से देख के बताओ मुझे। एक मिनट, ये लिख लिया सबने? ये स्लाइड हो गई ना। तो मैं एसिडिक एसिड लिख रही हूँ, इथेनोइक एसिड। बिल्कुल ठीक है। रेड फॉस्फोरस के साथ हीटिंग। अब बताओ 2 ऑक्सीजन निकालने हैं तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 HI वहां हो जाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन निकालने के बाद इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो कितने चाहिए? 6। इधर देखिए CH3, यहां पर H, इधर H, एक H पहले से ही था, प्लस 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन चाहिए ना, और 3I2। तो ये रिएक्शन 1:6 रेशो में हुई ना। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा ये। सो तुमने देखा एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, iodide all changes into alkane when heated with HI, red phosphorus.
ये 2 ऑक्सीजन हटाने हैं, है ना, इसके लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, और 2 ऑक्सीजन निकलने के बाद इस C के पास सिर्फ एक ही H रह गया, तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए होंगे ना, इसीलिए 6 HI, 4 HI 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए, और बचे हुए 2 HI इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने के लिए। तो अगर ये बेंजोइक एसिड होता और तुम उससे टोलुइन बनाना चाहते, अगर ये कन्वर्जन होती, तो तुम्हें क्या करना है इस पूरी रिएक्शन में, देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन हटाने हैं, हाइड्रोजन लाने हैं, और ये काम कौन करता है, HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI एंड हीटिंग। तो हो गई ना कन्वर्जन बेंजोइक एसिड से मिथाइल बेंजीन। बट इंस्टेड ऑफ ये हेडिंग याद करो, तुम वो सिचुएशन याद करो ना कि तुम्हें ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन लाना है, हाउ टू डू दिस। तो वो एल्डिहाइड होता, कीटोन होता, एसिड होता, सबके लिए तुम्हें क्या करना होता है, HI डाल। तो तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि इस रिएक्शन में क्या चेंज हुआ और क्या डालने से हुआ। HI डालने से ऑक्सीजन निकलते हैं, हाइड्रोजन आते हैं, बस इतना सा पता होता, हम आराम से ये भी पता लगा सकते थे कितने HI रिक्वायर्ड है। आई थिंक आज की रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, आज ही जाके इसको रिवाइज करना, अगली क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के साथ। और GOC का आज टेस्ट दे देना।